की जो आपको दिख रही हैं, असल में ये कॉपर प्लेट्स हैं। इन कॉपर प्लेट्स पर बने हुए ये जो आप उभरे हुए उकेरे हुए चित्र देख रहे हैं, चिन्ह देख रहे हैं, ये तमिल भाषा में और संस्कृत भाषा में लिखे हुए लेख हैं। ये ताम्र प्लेट हैं जिन्हें भारत नीदरलैंड से लेकर आया है। 1000 साल पुराने इतिहास के प्रमाण हैं। सवाल बड़ा है कि नीदरलैंड कर क्या रहे थे, लाए कौन? तो सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री फिलहाल 5 दिवसीय 5 देशों की यात्रा में हैं और उसमें से एक नीदरलैंड की यात्रा भी थी, और उस यात्रा में आपको 24 ऐसी प्लेट लौटाई गई हैं जो भारत के अंदर चोल डायनेस्टी का प्रमाण देती। अब उन तस्वीरों को आप एक बार देखें। ये 21 बड़ी प्लेट्स हैं और 3 छोटी प्लेट्स हैं। इन बड़ी प्लेट्स में तमिल और संस्कृत भाषाओं में जानकारी लिखी है। जिन भाषाओं में जो जानकारी लिखी गई है इन प्लेट्स में, उन पर लिखा गया है कि कैसे राजा शासन करता है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या हैं, उसका सीमा क्षेत्र क्या है, उसका धार्मिक रूल रेगुलेशन क्या है, सारी बातें इन पर लिखी गई हैं और ये पढ़ी जा सकेंगी। इनको इसी तरह से लाया जा रहा है। सवाल बड़ा है, ये आफ्टर ऑल नीदरलैंड पहुंची कैसे थी? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो कहीं तो शासन रहा होगा। तो नागपट्टिनम नामक क्षेत्र पर इनका कंट्रोल रहा था। वहां पर जब ये लोग आए थे तो यहां से उस समय पर इन पट्टिकाओं को अपने साथ लेकर चले गए थे। तब चोला डायनेस्टी थी नहीं, ये अपने साथ में राज करने आए थे तो यहां से चीजें लेकर के चले गए थे। इनको वहां ले जाकर लैडेन यूनिवर्सिटी के अंदर रखा गया था, तो उसी के चलते इन्हें लैडेन प्लेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इन प्लेट्स का ओरिजिन दक्षिण भारत के अंदर अनयमंगलम नामक जगह से था, इसलिए इन्हें अनयमंगलम कॉपर प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। इन पट्टिकाओं के अंदर लिखा क्या था? तो उस समय के चोल राजाओं की रीति रिवाज, प्रथाएं, किस तरह से वो टैक्स छूट को लेकर के नियम बनाते थे। कुछ ऐसा समझिए कि इन्हीं प्लेट्स पर क्यों लिखा था, कागज नहीं होते थे क्या? लॉन्ग लास्टिंग चले, ताकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां इन नियमों को जान ले कि क्या चलता है। ठीक है, जिस तरह से स्तंभ गाड़ दिए जाते थे, बिल्कुल वैसे ही पट्टिकाओं के ऊपर चीजें लिखी जाती थी। अच्छा, अब सवाल बनता है कि पट्टिकाओं पर जो चीजें लिखी जाती थी, इसका इतिहास कैसे रिलेट कर पाता है? चोल साम्राज्य क्या है? तो उसका एक आप फैमिली ट्री समझ लीजिए, एक क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि जो भारत के अंदर चोला साम्राज्य रहा, दक्षिण भारत के अंदर, उसके अंदर विजयलया नाम से एक राजा हुए थे आज से लगभग 1200 साल पहले। उनकी ही पीढ़ियां चलती हुई आई, तो उनमें से राजा राजवन, राजाओं के राजा यानी सम्राट, उस तरह से पहले राजा जो थे वो 985 से लेकर 1014 के बीच में रहे। ये सबसे ताकतवर राजाओं में से कहा जाता है। चोल डायनेस्टी का सबसे समृद्ध काल, गोल्डन पीरियड यही था। उसके बाद राजेंद्र वन आए, जो कि मतलब इस डायनेस्टी के अंदर सेकंड बड़े ताकतवर राजा के रूप में कंसीडर किए गए। इन राजाओं का जो कालखंड था ये आज से 1000 साल पहले का था, लेकिन उस समय जो इनका प्रभाव क्षेत्र था वो आज के तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों से निकलते हुए, कलिंगा से होते हुए, ये जितने भी समुद्र के माध्यम से होते हुए रास्ते हैं, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन सब क्षेत्रों तक इनका प्रभाव था। एक तरह से समझिए कि इनका जो इन्फ्लुएंस था ये मलक्का स्ट्रेट वाले रास्ते में था। फिर सवाल है कि ये यहां तक कैसे पहुंचे? तो साहब ये समुद्री रूट के माध्यम से ट्रेवल करते थे। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम उस समय पर भी नौसैनिक ताकत थे। हालांकि समय के साथ हमें यह भुला दिया गया। अंग्रेज जब आए तो हमें यह बताया गया कि आप लोग तो समुद्र में जाने से ही डरते हो, मत जाओ। मतलब बीच का एक दौर ऐसा आया अंग्रेजों से पहले भी, जब मिडाइवल एज में हमारे यहां आक्रांता आए तो उन्होंने भारतीयों में समुद्र का एक डर भर दिया। समुद्री यात्राएं नहीं होती थी, हम उसे अछूत मानने लगे थे। लेकिन यह दर्शाता है कि किस तरह से भारत का इतिहास इतना समृद्ध था कि हमारे जो सिग्नेचर स्टैंप्स हैं वो आपको इन क्षेत्रों में भी मिलते हैं। इवन राजाओं को भगवान की तरह पूजने का जो इन क्षेत्रों में, ये जो दक्षिण के क्षेत्र, ये आसियान जो कंट्रीज वाले क्षेत्र हैं, इनमें भी यहीं से निकलकर पहुंचा था, यह दर्शाता है। यानी चोल राजवंश बहुत ही शक्तिशाली था और उसकी नौसेना बहुत पावरफुल थी। लगभग 1.5 लाख से अधिक सैनिक उसके पास हुआ करते थे। दक्षिण भारत में इनका वृहद विस्तार था। वास्तुकला की अगर बात करें, इनकी स्थापत्य कला की अगर बात करें, तो उस समय पर बने हुए टेंपल्स में, जिसका नाम बृहदेश्वर टेंपल है, जो मतलब आज भी मतलब लोगों के लिए बहुत ही अचंभे का कारण बनता है। अगर आप डिटेल में कभी इस टेंपल के बारे में जानेंगे तो आप मतलब आज भी दांतों तले उंगली चबाएंगे कि उस समय पर कोई ऐसी संरचना कैसे बना सकता है। इसके ऊपर रखा हुआ ये जो पत्थर है, जो 80 टन के आसपास के वजन का है, ये उस समय पहुंचा कैसे दिया गया होगा? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में राजा राजवन के द्वारा यह टेंपल बनवाया गया था 1000 साल पहले। इस समय पर बने हुए इस टेंपल में इतनी ज्यादा जो
कारीगरी है, जिस तरह का काम इसमें है, मोनोलिथिक तरीके पर यहां पर भगवान शिव के सामने नंदी की जो मूर्ति बनी हुई है, ये सब कैसे हो सकता था? ये स्थापत्य कला के अजूबे हैं। आज भी लोग जब इस पत्थर के बारे में सोचते हैं कि इतना ऊपर ये पत्थर कैसे पहुंचाया होगा, तो कयास लगाए जाते हैं कि इसके बगल में पहले कोई बहुत बड़ा स्लोप बनाया होगा, पत्थर पहुंचाए होंगे, क्रेन वगैरह होती नहीं होंगी, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें। और तो और भगवान शिव का जो नटराज अवतार है वो भी यहीं पर काष्य धातु के ऊपर बनाई गई तस्वीरों में से एक था। तो कुल मिलाकर के चोल राजवंश जो था वो अपनी स्थापत्य कला के लिए, मूर्ति कला के लिए बहुत विख्यात था। राजा अपनी समृद्धि के परिचय के रूप में टेंपल्स का निर्माण करवाया करते थे। इसमें से केवल एक ही नहीं, मतलब आप रद्देश्वर है, राजराजेश्वर है, गंगईकोंड है, इस तरह के कई टेंपल्स हैं। और आज जब आप द्रविडियन आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो उसको यहीं से रिलेट किया जाता है। उस समय के जो कॉइन्स थे वो कुछ इस प्रकार के दिखा करते थे, इंपीरियल सील इस प्रकार की दिखा करती थी। बृहदेश्वर टेंपल के अंदर राजा राजवन का भित्ति चित्र बना हुआ है, यानी कि राजा ने अपने आप को कि भाई टेंपल है तो हम भी हैं, इस तरह से हमारी पहचान बनी रहेगी। यानी राजाओं के अंदर लीगेसी को लेकर के थॉट हुआ करता था कि आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या लेकर जाएंगे। साम्राज्य है तो साम्राज्यों का जैसे पतन होता है, वो भी चोल साम्राज्य का भी हुआ होयसाल साम्राज्य से संघर्ष के बाद। चोल साम्राज्य की ताकत के प्रमुख कारणों में था कि इनका प्रशासन बहुत मजबूत था। दूसरे बड़े कानून में था कि ये कृषि और अर्थव्यवस्था पर बहुत जबरदस्त फोकस करते थे, समुद्री व्यापार करते थे और सेना को मजबूत रखते थे। यानी कि जो आज के समय में मजबूत चीजें मानी जाती हैं वो उस समय पर चोल साम्राज्य में थी। उसके बाद चोल साम्राज्य का जब होयसाल राजाओं के साथ संघर्ष हुआ तो दक्षिण के अंदर राजवंश होयसाल आ गए थे। आज इसका सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि आज के समय में जब भी आप समुद्री पावर की बात करते हैं तो आपको दुनिया के ऐसे देश, जैसे आज आप बात करते हैं कि अमेरिका सुपर पावर क्यों है? क्योंकि नेवल पावर है। ब्रिटेन ने दुनिया पर राज क्यों किया? क्योंकि नेवल पावर है। दुनिया में जो भी ताकतवर है, जैसे आज चाइना क्या चाह रहा है, बोले सब तरफ लड़ाकू जहाज भेज रखे हैं, तो नेवल पावर जो भी आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो गई, तो नेवल पावर जो है वो दुनिया पर राज कर रहा है। तो इसका ये सिग्निफिकेंस है कि 1000 साल पहले जो थे वो क्यों भूल गए आप। ये अपने आप में इतिहास को रिकॉल करने जैसा है। और हाल ही में जब भारत के अंदर नए सदन भवन का उद्घाटन हुआ था तो संगोल चर्चा में आया था राजदंड के रूप में। वो संगोल जो था ना वो भी चोला डायनेस्टी का ही प्रतीक चिन्ह था जो आया था। इसको दर्शाते हुए कुछ फिल्में भी बनी हैं, जैसे कि एक पॉनीसेल्वम करके 1 है, पॉनीसेल्वम 2 करके जो फिल्में हैं, ये चोला साम्राज्य के ही इतिहास को दिखाती हुई दक्षिण की फिल्में हैं। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप इस बात को अब रिलेट कर पाए होंगे कि ये क्या कहानी है, इतिहास क्या है। चोला डायनेस्टी पढ़ने के लिए अगर आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो इसके लिए बहुत डिटेल समय चाहिए होता है पढ़ने के लिए। मैंने आपके अंदर एक क्यूरोसिटी पैदा कर दी है, डिटेल में आप खोज कर वीडियोस पढ़ लेना। लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, हमने भी अपने कोर्सेज में ये सब चीजें पढ़ा रखी हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वर्तमान समय में प्रासंगिकता समझ में आई हो कि आपको जब इतिहास पता चलता है तो एटलीस्ट खुद का गौरव लौट कर आता है। जब कोई आपसे पूछता है कि दुनिया आप पर ट्रस्ट क्यों करे, तो आप कह पाते हो कि हम बहुत पुरानी विरासत हैं, 5000 साल पुराना तो जीवंत प्रमाण है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता से हम चले आ रहे हैं, हमारे वो प्रमाणित तरीके से उपलब्ध है कि हम कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है। इस तरह के ताम्रपत्र इस बात के अंदर परिचर्चा करते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि साहब तख्तियां पहुंच कैसे गई थी? तो मैंने आपको बताया कि कोरोमंडल तट पर जो नागपट्टिनम जगह है वहां पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज किया था। उस समय पर यहां से ये पट्टिकाएं यहां से ले जाई गई थी। कैंपर परिवार की बात की वीडियो ने इसे लेडन यूनिवर्सिटी को दे दिया था। लेडन यूनिवर्सिटी इनको संभाल रही थी। बाद में खुद यूनेस्को ने भी अपनी तरफ से इस बात को कहा था कि ये भारत को लौटाई दी जानी चाहिए, क्योंकि भारत लगातार अपने यहां पर इनको वापस लाने का प्रयास कर रहा था। फाइनली भारत के डिप्लोमेटिक प्रयास काम आए और आज हमारे पास में ये पट्टिकाएं वापस लौटकर आ रही हैं। चर्चा है कि जब लौटकर आ रही हैं तो फिर तमिलनाडु जाएंगी, क्योंकि आज तमिलनाडु में ये सारी जगह हैं। तो तमिलनाडु में क्या रिएक्शन आया? विजय का फिलहाल कोई ऐसा रिएक्शन आया नहीं है। डीएमके की तरफ से कहा गया है कि इन पट्टिकाओं को हमें वापस दे दो, ये हमारा द्रविड़ इतिहास है जो हमें बताती हैं, देश की साझा विरासत है। साझा विरासत हम सबको गौरवान्वित करती हैं। आप और हम आज अपने देश के इस इतिहास से गौरवान्वित हैं, तो निश्चित ही नेशनल प्राइड और स्टेट प्राइड का विषय इसके अंदर बनकर आता है। आप इसे कैसे लेते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी